हेलो गाइस, ये यादव गौरव लॉ और आज का हमारा टॉपिक है नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड आईडीपी। इसमें हम बेसिकली नेशनैलिटी और रेफ्यूजी पे फोकस करेंगे। इमिग्रेंट्स और आईडीपी में इतना कोई लिटरेचर है नहीं और इतना कोर्स के लिए भी रेलेवेंट नहीं है, तो हम इसका एकदम बेसिक पढ़ेंगे। तो मेन डिस्कशन होगा नेशनैलिटी और रेफ्यूजी पर। इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है, यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। रेफ्यूजी, इमिग्रेंट, आईडीपी, ये असाइलम वगैरह सारे कॉन्सेप्ट समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए नेशनैलिटी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो नेशनैलिटी इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। इंडिविजुअल एंड स्टेट की राइट और ड्यूटी बेस्ड रिलेशनशिप होती है। इंडिविजुअल को कुछ राइट्स मिलते हैं नेशनल होने की वजह से, और इंडिविजुअल पे कुछ ड्यूटीज भी इंपोज होती हैं क्योंकि वो नेशनल है उस स्टेट का। ठीक है, तो राइट एंड ड्यूटीज बेस्ड रिलेशनशिप होती है नेशनैलिटी स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में। हर स्टेट का खुद का क्राइटेरिया हो सकता है कि उसके नेशनल कौन है वो डिटरमाइन करे। कोई भी प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हर स्टेट को अपनी खुद की आज़ादी है डिटरमाइन करने के कि हु इट्स नेशनल्स आर। नेशनैलिटी के एक्विजिशन के ये तरीके हो सकते हैं। बाय बर्थ, जस्ट सोलाय का क्या मतलब है? बाय बर्थ मतलब उस सॉइल पे बर्थ। बेसिकली आप जिस कंट्री के सॉइल पे पैदा हुए हो आप वहाँ के नेशनल हो गए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये भी एक तरीका होता है। जस्ट सैंग्विनिस भी बाय बर्थ होता है, लेकिन जस्ट सैंग्विनिस कहाँ पैदा हुए उससे मैटर नहीं करता। जस्ट सैंग्विनिस मैटर करता है कि आपके माँ बाप कौन है। मान लो आप किसी और कंट्री में पैदा हुए लेकिन आपके माँ बाप दोनों एक कंट्री के हैं, तो आप उस कंट्री के नेशनल हो जाओगे। नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। नेचुरलाइजेशन देखो काफ़ी तरीके से हो सकता है और हर कंट्री का अपना थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मेन क्राइटेरिया होता है कि मान लो मैंने किसी कंट्री के नेशनल से शादी कर ली तो मैं वहाँ का सिटीजन हो जाऊँगा। ये एक प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन होता है। फिर दूसरा हो गया कि वहाँ के किसी पेरेंट्स ने मेरे को अडॉप्ट कर लिया। तीसरा हो गया मैं वहाँ पे बहुत टाइम से रह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं नेचुरलाइजेशन के। रिजम्पशन क्या हो गया? किसी की सिटीजनशिप या नेशनैलिटी कर दी टर्मिनेट, तो वो वहाँ का नेशनल नहीं रहा, फिर उसको वापस दे दी, तो वो रिजम्पशन हो गया। ठीक है। सब्जुगेशन हो गया, किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पर कब्जा कर लिया तो उस कब्जा करी हुई कंट्री के सारे नेशनल्स उस कब्जा करने वाली कंट्री के नेशनल हो जाएंगे। सेशन का मतलब भी वही कि भाई आपकी टेरिटरी किसी और टेरिटरी में कंट्री में चली गई तो आप उस कंट्री के ऑटोमेटिक नेशनल हो जाओगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे नेशनैलिटी आती है। ठीक है, नेशनैलिटी कैसे अक्वायर की जा सकती है। फिर आर्टिकल 15 ऑफ यूडीएचआर नेशनैलिटी को बना देता है एक फंडामेंटल राइट। एवरीवन हैज द राइट टू नेशनैलिटी, नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी नॉट डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, इसमें क्या डिफरेंस होगा? इसमें देखो डिफरेंस इतना ज़्यादा मेजर कुछ है नहीं। बेसिकली टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। नेशनैलिटी इंटरनेशनल स्फीयर में यूज़ किया जाता है और सिटीजनशिप म्युनिसिपल डोमेस्टिक लॉ स्फीयर में यूज़ किया जाता है। लेकिन एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जो सारे नेशनल्स होते हैं ना वो सारे सिटीजन नहीं होते, लेकिन जो सिटीजन्स होते हैं ना वो सारे नेशनल होते हैं। सिटीजन्स बेसिकली वो होते हैं जो कंट्री के पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वोटिंग देना और बाकी के जो राइट्स होते हैं। ठीक है, तो वोट देने का अगर आपको राइट है तो आप सिटीजन हो जाते हो। तो सारे नेशनल्स सिटीजन नहीं होते, लेकिन सारे सिटीजन्स नेशनल होते हैं। तो सिटीजन्स को थोड़े ज़्यादा राइट्स होते हैं नेशनल से। फिर होता है एक स्टेटलेस बंदा। स्टेटलेसनेस क्या होती है? स्टेटलेसनेस होती है जब आप किसी कंट्री के नेशनल नहीं होते ना, जैसे सोमालियन पायरेट्स हैं और कुछ लोग होते हैं। ठीक है, जो कोई स्टेट को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, वो स्टेटलेस पर्सन कहलाते हैं। अब मेन बात करते हैं हम रेफ्यूजीज की। आर्टिकल 14(1) ऑफ यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स गारंटी करता है राइट टू सीक एंड एंजॉय असाइलम इन अदर कंट्रीज। असाइलम क्या हो गया? एक तरह से शेल्टर हो गई, शेल्टर इन अदर कंट्रीज। मेन लेजिस्लेशन क्या है इस पे? 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज और 1967 ऑप्शनल प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज। ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1951 कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है पहले बता चुका हूँ मैं। कन्वेंशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटी। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज एन अमेंडमेंट टू अ ट्रीटी। ठीक है, ये टर्म्स पता होने चाहिए। 150 कंट्रीज साइंड द कन्वेंशन बट इंडिया डिड नॉट। ये याद रखना, इंडिया डिड नॉट। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री इज नॉट अ सिग्नेटरी टू 1957 कन्वेंशन ऑफ स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज। ऑप्शन इंडिया होता है और लोग सोचते हैं कि इंडिया तो भाई इतनी बड़ी कंट्री है और हम बड़ा ह्यूमन राइट्स फॉलो करते हैं तो हमने साइन किया ही होगा, लेकिन नहीं, इंडिया ने नहीं किया। ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लो। ये जो अपना 1951 कन्वेंशन है इसी में लेट डाउन किया गया था नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल आर्टिकल 33 के अंदर। ये प्रिंसिपल बेसिकली बोलता है कि आपके बॉर्डर पे अगर कोई दूसरा नेशनल आ रहा है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन किस चीज़ से? डेंजर ऑफ परसिक्यूशन से प्रोटेक्शन। ठीक है, और परसिक्यूशन किस चीज़ पे बेस्ड? रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन। ये 5 चीज़ों की वजह से अगर उसका परसिक्यूशन हो रहा है और वो आपके पास प्रोटेक्शन मांगने आ रहा है
तो आप उसको वापस नहीं भेज सकते। ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉलमेंट बोलता है आर्टिकल 33 ऑफ 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज। ये सारा बेसिस है रेफ्यूजी लॉ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, पता होना चाहिए। परसिक्यूशन का बेसिकली मतलब होता है हॉस्टिलिटी या खराब बिहेवियर या कुछ भी, मतलब इलीगल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, ये सब, ठीक है। तो इसको परसिक्यूशन बोलते हैं। एक तरह से इसको मान लो इलीगल प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ये ऑफिशियली नहीं है, मान लो समझने के लिए, परसिक्यूशन इजीली याद रहेगा। हु इज अ रेफ्यूजी, डेफिनेशन देखते हैं। 1951 कन्वेंशन रेफ्यूजी की डेफिनेशन बताता है आर्टिकल 1 में, अ पर्सन हु ओइंग टू वेल फाउंडेड फियर ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड फॉर रीजंस ऑफ race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion is outside the country of his nationality and is unable or owing to such fear is unwilling to avail himself of the protection of the country। ठीक है, तो बेसिकली आपको आपकी कंट्री में इन 5 चीज़ों की वजह से, कोई आपका पॉलिटिकल ओपिनियन है, मान लो आपने किसी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर दी तो आपका परसिक्यूशन हो रहा है, आपकी रेस के बेसिस पे हो रहा है, रिलीजन के बेसिस पे हो रहा है, या कोई आप दूसरे नेशनल हो उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, या कोई सोशल ग्रुप के मेंबर हो। मतलब ये 5 क्राइटेरिया के एक्सक्लूसिव हैं, ये 5 क्राइटेरिया के अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इन 5 क्राइटेरिया की वजह से अगर आप कंट्री छोड़ के भागे हो और आपको दूसरी कंट्री में प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको एक रेफ्यूजी बोला जाएगा, ठीक है। असाइलम सीकर बोला जाता है बेसिकली, तो रेफ्यूजी बाद में बनते हैं, आगे पढ़ेंगे। 3 असेंशियल हैं तो डेफिनेशन के, 3 असेंशियल याद रखना। सबसे पहले वो बंदा आउटसाइड इस कंट्री होना चाहिए। दूसरा, वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन होना चाहिए ऑन बेसिस ऑफ दीज 5 क्राइटेरिया ओनली। ध्यान रखना, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन, ठीक है। इनके अलावा नहीं हो सकता कुछ और क्राइटेरिया। इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन यही है रूल। इनकैपेसिटी टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ वंस ओन स्टेट, ठीक है, स्टेट तो परसिक्यूशन ही कर रहा है, प्रोटेक्शन क्या देगा। तो ये 3 असेंशियल्स हैं और ये 5 क्राइटेरिया हैं परसिक्यूशन के। इनके बेसिस पे अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आप रेफ्यूजी के लिए एलिजिबल हो, रेफ्यूजी स्टेटस के लिए। देखो, अब इस डेफिनेशन की वजह से ये सारे लोग इंक्लूड नहीं होते डेफिनेशन के अंदर। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, विक्टिम्स ऑफ परसिक्यूशन नॉट ऑन बेसिस ऑफ द 5 मेंशन कैटेगरी, ये सबको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिल सकता 1951 कन्वेंशन की वजह से। और ये काफ़ी इसका क्रिटिसिज्म है 1951 कन्वेंशन का, लेकिन अभी तो देखो यही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली, वर्ल्ड वॉर 2 के विक्टिम्स के लिए जो भाग गए थे लोग यूरोप से, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये रेफ्यूजी कन्वेंशन बनाया गया था। एडिशनल प्रोटोकॉल जोड़ के इसको पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल किया गया, लेकिन फिर भी इसका एम्बिट ज़्यादा वाइड नहीं किया गया। इसकी डेफिनेशन अभी भी वर्ल्ड वॉर के विक्टिम्स के लिए ही सूटेबल है, ठीक है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, इन पे अभी भी नहीं अप्लाई होता। नेचुरल डिजास्टर के विक्टिम्स हैं, ठीक है, इन पे नहीं अप्लाई होता क्योंकि स्टेट का कोई परसिक्यूशन थोड़ी ना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये क्रिटिसिज्म है रेफ्यूजी कन्वेंशन का। इस पर बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन नेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे कि रेफ्यूजी कन्वेंशन इतना परफेक्ट लॉ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में वैसे काफ़ी लॉ परफेक्ट नहीं होते, लेकिन ये काफ़ी ख़राब है 21st सेंचुरी में, 2019-18 अभी जो टाइम चल रहा है, इसमें ये लॉ काफ़ी इनएडुकेट है, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है काफ़ी सीरियन रेफ्यूजीज़, काफ़ी अफगानी रेफ्यूजीज़, ये अपना इंडिया में रोहिंग्या वाला केस है, ये बहुत सारे मैटर हैं जो इस लॉ के साथ नहीं रिजॉल्व हो पाते। ये लॉ काफ़ी छोटा है अपने एम्बिट में रिजॉल्व करने के लिए इतने बड़े बड़े इश्यूज़ को, तो ये एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट आते हैं रेफ्यूजीज, इमिग्रेंट्स और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। इनमें डिफरेंट क्या होता है? देखो, इमिग्रेंट तो बेसिकली समवन हु चूजेस टू रिसेटल इन अदर कंट्री। ये है ना, क्यों नेट के सिलेबस में है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता आपको रेलेवेंट, क्योंकि इमिग्रेंट कहीं ऐसे ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में इतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। यूएसए में होगा, वहाँ पे लीगल इमिग्रेशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ये बेसिकली यही होता है इमिग्रेंट, समवन हु चूजेस टू रिसेटल टू अनदर कंट्री। लीगली भी जाते हैं, लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर रेफ्यूजी समवन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू फ्ली हिज और हर होम कंट्री एंड हैज़ गॉट रेफ्यूजी स्टेटस इन डिफरेंट कंट्री। अब ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताई दिया रेफ्यूजी की डेफिनेशन। फिर असाइलम सीकर क्या होता है? समवन हु इज सीकिंग इंटरनेशनल प्रोटेक्शन बट हुज क्लेम फॉर रेफ्यूजी स्टेटस हैज़ नॉट येट बीन डिटरमाइंड। अब देखो, मान लो ये बाउंड्री है, ठीक है, ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है। स्टेट ए में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यहाँ से ये पूरी एक 3 जनों की फैमिली बॉर्डर तक गई, तो ये बॉर्डर तक गई और बॉर्डर पे रुकी, यहाँ तक ये असाइलम सीकर हैं, ठीक है। मतलब ये जब तक कंट्री बी
इनको वेरीफाई नहीं करती ना एज अ रेफ्यूजी, ये असाइलम सीकर बोला जाता है इनको। रेफ्यूजी का स्टेटस इनको बी कंट्री से अभी नहीं मिला है, ठीक है, तो ये असाइलम सीकर होते हैं। फिर आईडीपीज क्या होते हैं? अब ये जो 3 बंदे हैं ना, मान लो ये फैमिली ऑफ 3 है, माँ बाप और बच्चा, ठीक है। अब ये जब तक इधर ही डिस्प्लेस हो रहे हैं ना, मान लो एक कंट्री में यहाँ इनके बमबारी हो रही है, यहाँ इनका परसिक्यूशन हो रहा है, ये कहीं और जा चले गए, यहाँ रहने लग गए, फिर इसके बाद यहाँ चले गए, यहाँ रहने लग गए। अब ये डिस्प्लेस तो हैं, ये अपने होम से इधर गए, फिर ये इधर गए, लेकिन ये अपनी ए कंट्री के अंदर ही हैं, ठीक है। ये बी कंट्री के अंदर अभी तक नहीं आए। तो जब तक ये बी कंट्री के अंदर नहीं आएंगे, ये रेफ्यूजी नहीं बनेंगे, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन रहेंगे, ठीक है। जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ सेटल हो जाएंगे ना, भले इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिला हो नहीं मिला हो, भले इलीगली अंदर आए हो, लेकिन फिर इनको थोड़े राइट ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन जब तक ये अपनी कंट्री में है, इनके पास ऐसा कोई लेजिस्लेशन इनके लिए है नहीं, ठीक है। समझ गए आईडीपी, रेफ्यूजी और इमिग्रेंट में डिफरेंस? इमिग्रेंट तो बेसिकली लीगल इलीगल कुछ भी हो सकता है। रेफ्यूजी जब आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, असाइलम सीकर जब आप रेफ्यूजी स्टेटस मांगते हो, और आईडीपी जब आप अपनी होम कंट्री में इधर उधर कहीं डिस्प्लेस्ड होते हो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, आईडीपीज और नेशनैलिटी का। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो और सब्सक्राइब करो। मैं ट्राई करता हूँ रोज़ एक वीडियो डालने की, लेकिन मोस्टली मैं वीक के 4 से 5 वीडियो डाल ही देता हूँ। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस कमेंट करो, कमेंट में बताओ मुझे कैसा लग रहा है आपको। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी बताओ, आपको कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं नेट के अलावा तो वो भी बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।